हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे की आय। इस शीर्षक के अंतर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर लगता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत व्यापार अथवा पेशे की परिभाषा दी गई है, जो निम्न प्रकार है। व्यापार या बिजनेस से क्या तात्पर्य है आयकर विधान में कि व्यापार में कोई लेन देन, वाणिज्य या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो, शामिल किया जाता है। पेशा, प्रोफेशन के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है? पेशे में व्यवसाय शामिल होता है, अर्थात पेशे से तात्पर्य उन कार्यों से है जिनमें बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की विशेष आवश्यकता रहती है, जिससे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, सर्जन, कर सलाहकार, आर्किटेक्ट आदि के कार्य हैं। देखिए, प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं उनको एक विशेष योग्यता हासिल करनी पड़ती है अध्ययन करके, तो ये बौद्धिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। तो इसमें हम पेशा या प्रोफेशन शामिल करते हैं। अगला हमारा आता है व्यवसाय या वृत्ति, या जैसे हम वोकेशन या धंधे के नाम से भी जानते हैं। वृत्ति से तात्पर्य ऐसे कार्यों से है जिनमें शिक्षा एवं बौद्धिक क्षमता की तुलना में अनुभव एवं कार्यकुशलता की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कारपेंटर, खाती जिसको हम कहते हैं, लुहार, ब्लैक स्मिथ, सुनार, नाई। ऐसे व्यक्ति जो कि जिसे हम कहें कि एक खानदानी कार्यकुशलता उनमें आ जाती है ना, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको अलग से नहीं सीखना पड़ता और वो उसको सीखते सीखते इतने अनुभवी हो जाते हैं कि उन्हें अपने कार्य में पारंगत वो हो जाते हैं। तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या शामिल करते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोफेशन एक्टिविटीज़ और वोकेशन एक्टिविटीज़। तो यदि किसी करदाता ने इन तीनों में से किसी भी एक सोर्स से या साधन से आय प्राप्त की है तो उसे हम व्यापार एवं पेशे में शामिल करते हैं। अब इस शीर्षक में निम्नलिखित आयों पर कर लगता है। व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत हम कौन कौन सी आय पर कर लगाते हैं? तो सबसे पहली हमारी आती है व्यापार एवं पेशे की आय। देखो, ऐसा व्यापार अथवा पेशे के लाभ जो करदाता द्वारा गत वर्ष में कभी भी चलाए हों। इसमें यदि कोई करदाता प्रतिभूतियों के विक्रय करने का व्यापार करता है तो उसके क्रय विक्रय से होने वाली आय पर भी कर इसी शीर्षक में लगाया जाएगा। ये बात अलग है कि यदि इन प्रतिभूतियों पर किसी तरह का कोई ब्याज प्राप्त होता है तो वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाता है। अगली जो आय इसमें आती है वो आती है क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि। यदि हमारे करदाता को गत वर्ष में किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति किसी कंपनी का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण प्रबंध करने वाले व्यक्ति को प्रबंध की समाप्ति पर अथवा प्रबंध की शर्तों में परिवर्तन होने पर यदि कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वो इस शीर्षक में कर योग्य होगी। किसी अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन होने पर या अनुबंध की समाप्ति पर यदि किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति गत वर्ष में प्राप्त होती है तो वो इस शीर्षक में कर योग्य होगी। इसी तरीके से मान लीजिए सरकार, सरकारी स्वामित्व वाले अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निगम के द्वारा किसी व्यापार अथवा संपत्ति का प्रबंध अपने हाथ में ले लेने पर किसी व्यक्ति को यदि क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है तो वह इसी शीर्षक में कर योग्य होती है। अगली आय इसमें आती है व्यापारिक संघों की आय। देखिए, एक व्यापारिक, व्यावसायिक अथवा इसी प्रकार की अन्य किसी व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करने के फलस्वरूप प्राप्त आय भी इसी शीर्षक में कर योग्य होती है।
अगली आय हमारी आती है एक निर्यातकर्ता को स्वीकृत आयात लाइसेंस की बिक्री से होने वाला लाभ। इसी तरीके से भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्यातों के बदले दी गई नकद सहायता, भले ही इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो भी इसमें कैश असिस्टेंस मिलती है वो टैक्सेबल होती है। अगली जो इसमें हम आय लेंगे वो होगी कि निर्यातकर्ता को वापस की गई अथवा वापस की जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की राशि भी इसी शीर्षक में आय मानकर कर योग्य मानी जाएगी। इसी तरह एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना के हस्तांतरण से होने वाला लाभ भी इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ये ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना क्या होती है। देखो, ये एक निर्यात संवर्धन योजना है। इसके अंतर्गत निर्यातक को आयात शुल्क की जमा स्वीकृत की जाती है। जमा की राशि का निर्धारण पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार ही किया जाता है और इस जमा राशि का उपयोग निर्यात करने वाला आयातित माल पर शुल्क के भुगतान के लिए कर सकता है। अब यदि निर्यातक जमा का उपयोग स्वयं करता है तो उसकी लागत घट जाती है, जिसके फलस्वरूप लाभ बढ़ जाते हैं। और परंतु यदि इसी जमा को दूसरे निर्यातक को वो ट्रांसफ़र कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, तो उससे मिलने वाली राशि मूल निर्यातक की व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाती है। अगली हमारी इसमें आती है एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के हस्तांतरण से होने वाला लाभ। देखो, ये भी एक निर्यात संवर्धन योजना है और ये उस समय लागू होती है जब निर्यात माल के निर्माण में आयातित कच्चे माल का उपयोग हुआ हो। यानी कि हम एक व्यापारी जिस माल को जिसको एक्सपोर्ट करना है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है, उसका रॉ मटेरियल भी उसने इंपोर्ट किया हो। तो पहले तो उसने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया है, उससे उसने मैन्युफैक्चरिंग की है और जो फिनिश्ड उसका गुड्स आया, जो स्टॉक उसका तैयार हुआ, उसको भी उसने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो ये पुनः पूर्ति हुई। तो शुल्क मुक्त आयात की मात्रा का निर्धारण उस माल के निर्माण में लगने वाले कच्चे माल की मात्रा के अनुसार पूर्व निर्धारित प्रमाण से तय किया जाता है और इस प्रमाण पत्र को ही शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र कहते हैं। ठीक है। अगली हमारी आय आती है लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य। देखो, यदि किसी करदाता को अपने व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त लाभ एवं अनुलाभों का मूल्य, चाहे इन अनुलाभों का मूल्य मुद्रा में परिवर्तनीय है या नहीं, वो इस शीर्षक की आय माना जाता है। जैसे किसी कंपनी द्वारा अपने वकील को रहने के लिए मुफ्त दिए गए मकान की सुविधा उस वकील की पेशे की आय ही मानी जाएगी। अगला आता है, यदि किसी फर्म के साझेदार द्वारा प्राप्त या प्राप्य कोई वेतन, बोनस, कमीशन, ब्याज या पारिश्रमिक, हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, परंतु यदि ये राशियाँ अथवा इनका कोई भाग फर्म की आय की गणना करते समय धारा 40B के तहत कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है, तो उस राशि को साझेदार की ऐसी आय में से घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि ही साझेदार की आय मानी जाएगी। अगली हमारी इसमें आय आती है विशिष्ट ठहराव के अंतर्गत प्राप्त राशि। देखो, कुछ ऐसे ठहराव हैं जिसके अंतर्गत यदि करदाता को कोई नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो वह व्यापार एवं पेशा शीर्षक में कर योग्य मानी जाती है। जैसे किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे के संबंध में कोई गतिविधि अथवा क्रियाकलाप नहीं करने के लिए या ज्ञान, जिसको हम टेक्निकल नो हाउ कहते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज अथवा इसी प्रकार का कोई भी अन्य व्यापारिक अधिकार या सूचना अथवा तकनीकी जो वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं की व्यवस्था में सहयोग करते हैं में हिस्सा नहीं लेने पर, परंतु किसी वस्तु के निर्माण अथवा प्रसंस्करण के अधिकार के हस्तांतरण के बदले अथवा किसी व्यापार या पेशे के चलाने के अधिकार के हस्तांतरण के बदले नकद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य राशि पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी।
वो हम इस शीर्षक में कर योग्य नहीं करेंगे। अगला आता है मकान संपत्ति की प्राप्तियाँ। यदि कोई करदाता अपनी मकान संपत्ति का प्रयोग ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसके लाभ कर योग्य हैं, तो ऐसे मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर मकान संपत्ति आय शीर्षक में कर नहीं लगता, अपितु व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत कर लगाया जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे मकान में करदाता अपने किसी ऐसे कर्मचारी को रखता है जो व्यापार एवं पेशे के लिए काम करता है, और यदि उस व्यक्ति से, उस कर्मचारी से करदाता कोई किराया वसूल करता है, तो वो किराए की राशि भी व्यापार एवं पेशा शीर्षक में ही कर योग्य मानी जाती है। अगला हमारा बिंदु आता है अवैध व्यापार की आय। देखिए, आयकर में आय की वैधानिकता मतलब उसकी वैधता और अवैधता, लीगल और इलीगल पर कोई विचार नहीं किया गया, वहाँ सिर्फ आय को कंसीडर किया गया है। तो आय की अवैधता या इलीगल होने के आधार पर उससे कर मुक्ति नहीं दी जाती। तो अवैध आय, चाहे वो तस्करी से हो, चाहे वो सट्टे से हो, कोई सी भी तरह की आय हो, वो इनकम टैक्स में कर योग्य होगी। और इसमें हम जब कर का निर्धारण करेंगे उस समय वही उसी तरीके से कर का निर्धारण किया जाएगा जैसे हम सामान्यतया करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ऐसी है कि करदाता को ऐसे कार्य करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी जो कानून द्वारा वर्जित है। तो मान लीजिए कोई रिश्वत, लूटपाट अथवा सुरक्षा प्राप्ति के लिए किए गए किसी भुगतान को अगर माने, तो उसमें हम उसकी व्यापारिक छूट या उसका हम जैसे अलाउड एक्सपेंसेस, स्वीकृत व्यय के रूप में हम इसकी कटौती स्वीकृत नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैध शराब का व्यापार भी करता है, तो उस शराब की बिक्री से होने वाला लाभ बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा बिंदु आता है कि यदि किसी व्यवसाय में कोई कीमैन बीमा पॉलिसी ली गई है, प्रमुख व्यक्ति की बीमा पॉलिसी ली गई है, तो उसके संबंध में प्राप्त अथवा प्राप्य राशि जिसमें उसका बोनस भी शामिल है, उसे इसी शीर्षक में कर योग्य माना गया है। साथ ही साथ व्यापारिक स्टॉक, जो बिजनेस स्टॉक है, उसका जो उचित बाजार मूल्य है, वो भी इसी शीर्षक में हमने क्या माना है, कर योग्य माना है। उचित बाजार मूल्य का निर्धारण जो है वो ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे कि हम स्टॉक का फेयर वैल्यू निकालते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है सट्टे के व्यापार से लाभ। अभी जैसे हमने पढ़ा था अवैध इनकम, उसी तरीके से स्पेकुलेशन बिजनेस को भी हम इसी शीर्षक में शामिल करते हैं। सट्टे के व्यापार को, लाभ को भी हम इसी शीर्षक में शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए क्या होता है, मान लीजिए भूमि, ख्याति या वित्तीय प्रलेखों को छोड़कर अन्य किसी पूंजी संपत्ति को गिरा देने, नष्ट हो जाने या प्रयोग से हटा देने या हस्तांतरित करने पर नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य कोई राशि अगर ऐसी है जिसमें कि उस संपत्ति पर किए गए वे सेक्शन 35 AD के अंतर्गत स्वीकृत हों, तो ऐसी राशि को भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना गया है। तो ये हमने क्या देखा कि व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत ये जो उपरोक्त जितनी भी इनकम हमने देखी है वो सब व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत ही मानी जाती है और इन पर कर की गणना की जाती है, कर योग्य आय की गणना करके इस पर कर की गणना की जाती है। अगली क्लास में हम इसी शीर्षक के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।